हम लोग अभी नीरज जी की सेंटेनरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें ये बहुत अहम डिस्कशन है मैंने भी तकरीबन 20-30 मुशायरे तो पढ़े ही होंगे नीरज जी के साथ। तो बड़ी बात यह है कि नीरज जी ने अपना जब आखिरी मुशायरा पढ़ा, कवि सम्मेलन पढ़ा, तो वो जश्न अदब में ही पढ़ा था। अक्टूबर 2017 में जी, पुराने आईजीएनसीए में पढ़ा था, जो पहले था ली मेरिडियन के पास, तो वहाँ हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। बहरहाल, तो उनका एक बहुत ज़बां-ज़द-आम गीत है रंगीला रे। तो ऐसे ही हमने उनके आज एक कवि सम्मेलन भी है उनकी याद में, तो मल्टीपल सेशंस चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहा है, ऑडिटोरियम में भी चल रहा है, वहाँ कुछ और चल रहा है। यहाँ इस सेशन के बाद भी एक यहाँ भी मुशायरा है। उसके बाद फिर नीरज जी को याद करते हुए एक कवि सम्मेलन है, बड़ा कवि सम्मेलन है, जिसमें जाहिर है हमारे गुरु प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब तो रहेंगे ही, और भी दीगर मेहमान पंडित जी, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा साहब पद्मश्री, वो होंगे, और निरोत्पल मृणाल, और भी कई लोग हैं। तो बहरहाल मैं आप लोगों से गुजारिश करते हुए कि वक्त की, हम लोग वक्त पर हैं। इसके पहले आपने कवि सम्मेलन सुना। वैसे तो कहा गया था कि ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नाबीना का कवि सम्मेलन है, लेकिन सही बात यह है कि अगली दफ़े हम लोग उनको अपने स्टेज के मेन मुशायरे पे सुने हैं। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे दरमियान प्रोफेसर अशोक चक्रधर सर, निरूपमा मैम, प्रियंका जी ये हैं, प्रियंका जी इस सेशन को मॉडरेट करेंगी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अब इस सेशन को संभालें। तकरीबन 45 मिनट 1 घंटे का ये सेशन है। अब आपके हवाले। नमस्कार आप सभी को। शीर्षक रंगीला रे। याद अगर वो आए ऐसे कटे तन्हाई, सूने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई। आना हो जाना हो कैसा भी ज़माना हो, उतरे कभी ना जो खुमार, वो प्यार है। लेकिन वो जो प्यार है वो क्या है? आज हम जिनके 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं वो प्यार है, और वो प्यार का शाश्वत भाव है जो कि लेखनी के माध्यम से, मंच के माध्यम से, नीरज जी के, गोपाल दास नीरज जी का जो व्यक्तित्व है उसके माध्यम से हम सबके अंदर है। वो एक प्यार है। प्यार के बहुत सारे रूप होते हैं, पर मैं अगर कहूँ तो नीरज जी की लेखनी से खूबसूरत प्यार के भावों की अभिव्यक्ति और हमने कहीं पे नहीं देखी है, चाहे वो सिनेमा हो चाहे हिंदी साहित्य हो। कल्चरल कारवा का ये जो कारवा चल रहा है, उसमें आप सभी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे रोल करती हूँ, पर ये वाला रोल है मॉडरेटर का, मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा कुंवर जी ने आपको करना है, तो पहले तो मैं ढूंढती रही, पूछा कि मॉडरेटर करता क्या है। तो मुझे लगता है अगर हम नीरज जी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे हम सब मॉडरेटर है। हमें कोई सवाल आएगा, उसका सवाल भी हम ही कर लेंगे और जवाब भी हम दे देंगे। नीरज जी वो नाम है जिनका हर गाना, जिनका हर लिखा हर कोई जानता है, और शाश्वत है वो नाम, शाश्वत है उनकी लेखनी, और शाश्वत है नीरज जी का भाव। और 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करते हुए हम आज का ये जो विशेष सत्र है रंगीला रे, उसके माध्यम से हम जानेंगे नीरज जी के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी लेखनी में कितने रंग थे और कितनी अद्भुत उनकी लेखनी थी। तो उन सब लेखनी का हम रूबरू होते हैं। और उनके लिए एक ही बात कहूँगी कि उनकी जो लेखनी थी उसमें भावों संवेगों की जो अभिव्यक्ति थी, वो अभिव्यक्ति की आश्वस्ति थी कि कहीं पे नीरज जी ने जो लिख दिया आश्वस्ति है कि बस वो भाव शाश्वत भाव है। हमारे बीच में मैं बहुत खुशी के साथ में स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हिंदी काव्य जगत की अद्वितीय शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर अशोक चक्रधर सर। उनका वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और उनकी जो व्यंग्यपूर्ण शैली और साहित्यिक योगदान है उससे हम सभी लोग अच्छे ढंग से परिचित है। और मेरा ये मानना है, इस मंच पे मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ इस मंच को मिलता रहता है। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उसी के साथ में हमारे बीच में IRS ऑफिसर निरूपमा कोटरू जी, जो है इनकी उपमा क्या दे, है ना, इनकी स्माइल सब बता रही है। तो वो कहते हैं ना कि वो जो गाने लिखते थे ना नीरज जी, कहीं कहीं पे इनके ऊपर भी बैठते हैं। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ।
और सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल रहेगा सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि नीरज जी को 100 साल हो गए, और 100 साल क्या वो हमेशा रहेंगे। तो आज की तारीख में अगर आज अपन बात करते हैं तो नीरज जी को अपन किस रूप में याद आप रखेंगे और किस रूप में उनको याद रखा जाना चाहिए? धन्यवाद इतने अच्छे सवाल के लिए। और आप कह रही हैं कि आप पहली बार कर रही हैं, ऐसा तो कोई आप में से सहमत होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने आत्मविश्वास के साथ आपने प्रारंभ किया है, इतने उजाले को बर्दाश्त करते हुए। इन सब के ऊपर तो सूरज है, हमारे ऊपर तो आप हैं। दरअसल बात नीरज जी की हो रही है, इसलिए नीरज जी इधर भी देखते थे उधर भी देखते थे। ए भाई जरा देख के चलो, दाएं ही नहीं बाएं भी, बाएं ही नहीं दाएं भी। तो इन दोनों को देखते हुए नीरज जी की बात की जाए तो बहुत अच्छा होगा। और 100 साल हो गए हैं। इन 100 साल में मैं 70 साल से तो उनको जानता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि 5 साल का था जब पहली बार देखा था। तो उनकी दैहिक उपस्थिति के 75 साल तो मैं जिया हूं जब वे थे रहे। और इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो 19 में चले गए तो अभी भी हैं, हम कहाँ मानते हैं कि वो चले गए। उनका शताब्दी वर्ष मनाना, मैं जश्न अदब को इसके लिए बधाई देता हूं। उनको याद किए जाने का ये अच्छा सिलसिला हम इस जन्म शती वर्ष में मना रहे हैं। मेरे लिए वो क्या थे? मेरे लिए वो ताऊ जी थे। शुरू में मेरे पिता के बड़े भाई समान थे। और सन 62 में मैंने उनके साथ काव्य पाठ पहली बार किया था खुर्जा में। तो 62 में मैं एक बड़े कवित्वमयी चेहरे के साथ उनके साथ बैठा था पूरी गरिमा से कि आप कवि हो तो हम भी हैं। लेकिन जब वो घर आए और लोगों को पता चला कि नीरज जी हैं, तो छोटे बच्चे नहीं बल्कि बड़े बड़े चच्चे सबके सब हमारे घर के बाहर खड़े हो गए, नीरज जी आए, नीरज जी। तब मुझे पता लगा कि नीरज जी क्या चीज़ है, कोई चीज़ तो है। तो वो चीज़ थे। उनके व्यक्तित्व में तो एक चुंबकीय आकर्षण था ही, लेकिन उनका नाम उनसे पहले अगर आ जाता था तो कमाल कर देता था। वो बड़ा रंगीला नाम था, रंगीला रे। न बुझे है किसी जल से ये जलन, तेरे प्यार में इतनी मगन वो हो गई है। तो ये जो उनका तरीका था शब्दों के इस्तेमाल करने का, कि किसी जल से जलन नहीं बंद होती है और किसी आंख से वो जल भी बंद नहीं होता है जो उनके अभाव के कारण निकल रहा है अभी भी, आज भी, इस पल भी। फिर तो उनसे मुलाकातें बहुत बढ़ती गई। एक लंबा सफ़र है, लंबी लंबी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। मैं चाहूँगा कि मुझसे अगर पूछे तो हर 5 साल के बारे में पूछें कि पहले 5 साल में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। क्योंकि अंतिम दिनों तक मैं उनके साथ रहा। मुझे याद नहीं मैंने कितने कार्यक्रमों का संचालन किया जिनकी उन्होंने अध्यक्षता की, शायद सैकड़ों की संख्या में। टेलीविज़न पे और देश के कोने कोने तक तो था ही, विदेशों में भी रहा। हमने कोई उपमहाद्वीप छोड़ा नहीं जहां अपनी छाप छोड़ी नहीं। वे मुझे बेइंतहा प्यार करते थे और उनके प्यार में नहाया हुआ हूँ मैं भी रंगीला हो चुका हूँ। किसी जल से ये छपन जाती नहीं है, नहीं जाती है। बहुत खूब। और यही सवाल मैं निरुपमा जी आपसे भी करना चाहूँगी कि नीरज जी को आज की इस तारीख को और उनके साथ को किस तरह से याद रखा जाए। नमस्कार आप सभी को। अशोक जी जैसे विद्वान जो है वो तो पोएट्री के बारे में इतना जानते हैं, तो मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाहती क्योंकि आई विल एक्सपोज माय इग्नोरेंस। साहित्य और कविता और शायरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, नीरज जी पहले ही बहुत ऊंचे मकाम पे पहुँच चुके थे, मगर उनका फ़िल्मी सफ़र जो है वो मैं थोड़ा
आपसे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक किताब भी हाल ही में लिखी थी, स्विंगिंग 70s, और ये एक कोइंसिडेंस है कि नीरज जी का पीक आया था, एक बहुत ही शॉर्ट मगर बहुत ही ट्रेल ब्लेजिंग जिसको हम कहते हैं, उन्होंने अर्ली 70s में ही रीच्ड समवेयर रियली नियर द एट द टॉप। तो वो फिल्मी जर्नी थोड़ा सा ऐसी थी, जैसा अशोक जी ने बताया, मेरे ख्याल से अलीगढ़ से ज़्यादा उनका वास्ता रहा था, अलीगढ़ में ही थे। और उन्होंने एक कविता एक कहीं पढ़ी मुशायरे में, कारवां गुजर गया, आप सब जानते हैं, बहुत ही पावरफुल, और क्योंकि वो थोड़ा रेवोल्यूशनरी मिजाज के भी थे, मेरे ख्याल से क्विट इंडिया मूवमेंट में शायद एक बार पकड़े भी गए थे, और थोड़ा सा यंग और डायनेमिक को होता है ना कि एकदम हॉट ब्लडेड, उस तरह के भी थे। तो फिल्म डायरेक्टर एक थे आर चंद्रा साहब, शायद वो भी अलीगढ़ से थे, उन्होंने उनको पहला ब्रेक दिया था, और उन्होंने ये नई उम्र की नई फसल फिल्म में 66 में ये गाना यूज़ किया, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया, उसको रोशन जी ने कंपोज किया। मगर जो बहुत ही बड़ा ब्रेक उसके बाद उन्हें मिला, वो शंकर जयकिशन जी से किसी ने उनकी मतलब जिक्र करा, पर शंकर जी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए, और नीरज जी ने अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा मुझे लगा बड़े एरोगेंट है, और नीरज जी ऑलरेडी बड़े, आपको पता है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग टाइप, जैसे साहिर साहब के बारे में हम जानते हैं कि मैं कहीं जा के किसको नहीं बोलने वाला, मैं क्यों किसी को मांगूँ काम। पर उन्होंने तो शंकर जी ने उनको खास मतलब भाव नहीं दिया, जयकिशन जी पसंद करते थे, तो जयकिशन जी ने कहा कुछ ऐसा लिखो कि मतलब शंकर जी के मतलब आंखें खुल जाएं। तो उन्होंने फिर सारी रात बैठ के, एक फिल्म आ रही थी कन्यादान 68 में, उसका एक बहुत प्यारा गाना लिखा, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। तो शंकर जी ने सुना तो कहे वाह क्या लिखा है, तो उससे थोड़ा उनको एकदम से एक्सपोजर मिल गया बहुत बड़ा। और थोड़ा संयोग ये भी हुआ कि 60s में, आप जानते हैं, वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स आफ्टर रोशन साहब, नौशाद साहब जो 50s में थे, 60s में SD बर्मन साहब बहुत ही ऊंचा दर्जा मिला हुआ था, और सब बहुत ही प्रेम करते थे, उनसे बहुत मानते थे। उन्होंने देव साहब के साथ गाइड बनाई थी, आप सब जानते हैं, 65 में, बहुत ही बेहतरीन एल्बम शैलेंद्र जी का। पर शैलेंद्र जी की अचानक निधन हो गया था जब तीसरी कसम रिलीज़ हुई जो उन्होंने प्रोड्यूस की, तो 66 में इत्तेफाक से शैलेंद्र जी नहीं रहे हमारे साथ, और देव साहब नई फिल्म बना रहे थे SD बर्मंदा के साथ, और वो लोग एक लिरिसिस्ट खोज रहे थे। तो देव साहब ने इनका एक प्रोग्राम कहीं देखा मुंबई में, उसमें नीरज जी को सुना था और कहा था मुझे तुम्हारी भाषा बहुत पसंद आई, हम काम करेंगे साथ में। तो इनको ये याद रहा नीरज जी को, उन्होंने फिर इनको खत लिखा देव साहब को, बोला कि मैंने सुना आप ढूंढ रहे हैं और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी लूँगा। तो कुछ उनको अच्छा लगा, देव साहब की भी एक पर्सनैलिटी थी, और सब कहते हैं बहुत ही मोहब्बती और बहुत ही अच्छे इंसान थे, मतलब हर वो कमर्शियल फिल्म डायरेक्टर टाइप के नहीं थे। तो कुछ ये व्यक्तित्व उनका था और कुछ ये टीम थी अच्छी कि नीरज जी को लगा कि मुझे इनके साथ ही काम करना चाहिए। और फिर उन्होंने जो काम किया SD बर्मन साहब के साथ, और वो खुद कहते हैं कि बहुत प्यार करते थे उनको, तो SD बर्मन के साथ उन्होंने देव साहब की 3 फिल्में बहुत ही अच्छी लिरिक्स कंपोज किए। पहली प्रेम पुजारी जो देव साहब ने खुद डायरेक्ट की, उसके बाद गैम्बलर जो अमरजीत जी ने डायरेक्ट की, और तीसरी तेरे मेरे सपने जो विजय आनंद जी ने डायरेक्ट की। तीनों का एक एक गाना, आप अगर इजाज़त दें थोड़ा बहुत हम लोग गाएंगे भी, मैं चाहती हूँ सब लोग भी साथ साथ गुनगुनाएं। पहला जो SD बर्मन साहब ने उनको चैलेंज दिया और बाद में बताया, और उनकी भी देखिए थोड़ा शैतानी है कि बड़ी टफ ट्यून दी, और वही आज के सत्र का जो टाइटल है वो रंगीला रे था। तो ऐसी ट्यून दी, बोला मुझे पता है तुम इससे होगा नहीं। और उन्होंने जो लिखा तो SD बर्मन साहब ने कहा मैंने तो शरारत की थी, मैंने इतनी टफ ट्यून बनाई थी क्योंकि एकदम इजी नहीं है अगर आप उसकी ट्यून देखें, और तुमने क्या लिख डाला यार, तुमने तो मुझे ही एकदम मात दे दी। तो उसके बाद उनकी ट्यूनिंग ऐसी ज़बरदस्त हुई, और SD बर्मन दा ने उनको ये कहा कि यार ये कुछ घिसे पिटे शब्द अब हो गए हैं, शमा, परवाना, मोहब्बत, हकीकत, इजाज़त, फलाना ढिमकाना, कुछ ताज़ा मुझे दो जो सिर्फ तुम लिख सकते हो। फिर उन्होंने क्या दिया आप देखिए, गीतांजलि, चंदन पानी,
जो अभी हम लोगों ने जिक्र किया, कितना प्यारा गाना है प्रेम पुजारी का, बादल बिजली चंदन पानी। तो आप लोग कुछ गाना चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा ज़रूर आप लोग भी साथ में थोड़ा सा हो जाए। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। तो इसमें आपने नोटिस किया होगा कितने अलग ये शब्द थे, मदिर, मधुर, गीतांजलि, धागा, माला। और फिर अगर आप लोगों में से किसी को याद है, मतलब ये क्वेश्चन भी ऑडियंस के लिए, एक बहुत पॉपुलर गाना था तेरे मेरे सपने में, उसमें ये माला और धागा फिर आया था। कोई बता सकता है कौन सा गाना था? मैं बता दूं? बता दूं? हाँ बताओ। यहाँ वाले भी बता पहले सकते हैं? उनको थोड़ा जी बताइए। हाँ मैं बताऊं? जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, तेरे नाम की हो पिया तेरे ही नाम की। राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। तो ये इस तरह की इनके मतलब जो पकड़ थी वो कैबलरी पे, इस तरह से याद रखा, पूरा बदल दी बिल्कुल vocabulary। इसी तरह से कोई ये याद नहीं लिख रहा था। यस, प्रेम का जो मधुरतम स्वर है मेरे ख्याल से नीरज जी का ही है। मदिर मदिर शब्द, इससे पहले हम मदिरा, मधुशाला, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुन रहे थे, पर ये मदिर शब्द दो गानों में उन्होंने। गीतांजलि शब्द किसी ने नहीं लिखा था तब तक। सर, मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा, ये सत्र तो मुझे सवालों वाला लग ही नहीं रहा है। मैंने कुछ ट्राई किया था कि लिख के ले जाती हूँ, पूछ लूँगी, पर ये मुझे उनसे ज़्यादा मंच लग रहा है। उनकी कविता पढ़ी जाए या उनके गीतों को सुना जाए। सर, पर एक सवाल ये आता है कि क्या कारण है, जैसे हम नीरज जी को अपवाद स्वरूप मान ले, सिनेमा के जो गीतकार हैं, कवि सम्मेलन के जो मंच, उसके जो बड़े नाम हैं, उनको साहित्य के जो आलोचक है वो साहित्यकार नहीं मानते हैं। नीरज जी ने इसको झुटलाया था, पर फिर भी सर, किसी के मानने या न मानने से अब हम उस दौर में पहुंच गए हैं कि ऊपर उठ चुके हैं। अब ऐसा नहीं है। जो दिल को छुए, जो कर्ण रंध्रों को प्रिय लगे, जिसमें बात समाजोपयोगी हो, जिसका सौंदर्य बोध हमसे मेल खाए, जिसका मनोविज्ञान हमारे अंदर जाए, जिसकी शब्द संपदा अपार हो, और जिसने पहली बार, जैसा कि आपने कहा, पहली बार गीतांजलि या मदिर मदिर या मधुर मधुर शब्दों का इस्तेमाल किया हो। मेरी हालत क्या थी? मैं देखिए उस ज़माने का हूँ जब सारे रेडियो और सारे टेप रिकॉर्डर मोनो हुआ करते थे, यानी एक ही ट्रैक की आवाज़ आती थी। अभी मेरी हालत ये थी कि मैं स्टीरियोफोनिक हो गया था, इधर का स्पीकर भी बोल रहा था, इधर का भी बोल रहा था, दोनों तरफ से गायन की जब मधुर आवाज़ आई स्टीरियोफोनिक, तो एक पुराने ज़माने से अंतरण था। अच्छा, नीरज जी का भी ऐसा ही हुआ कि पहले हम उनके गीत सुनते थे मोनो, एक ट्रैक वाले, फिर तो दो ट्रैक होने लगे,
और फिल्मों में 2 ट्रैक तो होते ही होते हैं। ये रंगीला रे जो गाना है, इसमें भी 2 प्रेमिकाएं हैं, एक गहरी वाली है, ठहरी वाली है, और एक बहरी वाली है जो सुनती नहीं है कि कौन गहरी और कौन ठहरी है। तो रंगीला रे तेरे, और जो गहरी वाली है उसकी शिकायत का गीत है रंगीला रे, अगर आप देखें तो। अब मैं आपको उनके शब्द बताता हूं। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे न बुझे है किसी जल से ये जलन, तेरे रंग में रंगा है मेरा मन। अब देखिए, जो बिंब है या शब्द योजना है, उसमें देखिए एक रूपक बनाते हैं। वो कहते हैं कि पलकों के झूले से सपनों की डोरी, पलकों के झूले से सपनों की डोरी, प्यार ने बांधी जो तूने वो तोड़ी, खेल ये कैसा रे साथी, दिया तो झूमे है रोए है बाती। अब देखिए पूरा एक रूपक है, दिया तो झूमे है, जिसके अंदर 2 बाती भी पड़ सकती हैं, लेकिन एक बाती तो रो रही है। तो कहीं भी जाए रे रोए या गाए रे, चैन न पाए रे हिया, वाह रे प्यार वाह रे वाह। और वो नृत्य संरचना भी इतनी अच्छी है, शायद एक प्रिया और वहीदा रहमान के बीच में देवानंद जी खड़े हुए हैं, और उसमें जिस झटके से वहीदा रहमान ने उस समय टोका था और रोका था प्रिया को, जब प्रिया ने देवानंद के बाहों में बाहें डाल दी थी। और क्या अद्भुत शब्द नीरज जी ने लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि दुख मेरा धुला है बिरहा है डोली, आंसू की साड़ी है आहों की चोली, ये तो परिधान बता दिया। आग में पियो रे पानी हो जैसे हो पानी, नारी दीवानी हूँ पीड़ा की रानी, मनवा ये जले है जग सारा छले है, सांस क्यों चले है पिया, वाह रे वाह रंगीला रे। अरे दोनों तो इंसाइक्लोपीडिया हैं, तो दोनों सब रट्टा मार के आई हो सब। नहीं, ये गागा के इनके गागर भर गई है। लेकिन जो मैंने कहा था, वो जो दृश्य है वो मेरी आंखों में है। अब गान बताना। मैंने तो सींची रे तेरी ये राहें, मैंने तो सींची रे तेरी ये राहें, मैंने तो सींची रे तेरी ये राहें, बाहों में तेरी क्यों औरों की बाहें। और फिर झटका मार के उसने प्रिया के बाह अलग कर दी। कैसे तू भूला वो फूलों सी रातें, समझी जब आंखों ने आंखों की बातें, गांव भर छूटा रे सपना हर टूटा रे, फिर भी तू रूठा रे पिया, वाह रे वाह वाह रे प्यार रंगीला रे। तो अब आप ये देखिए ना कि आप कई बार तो मुखड़ों में ही फंस जाते हैं, लेकिन आगे के दुखड़ों तक नहीं जाते हैं। मुखड़े याद रहते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा जी धुन तो याद है लेकिन शब्द याद नहीं आते। नीरज जी के हर गीत के साथ ऐसा है कि उनका पूरा गीत सुन लीजिए, उसमें नई उपमाएं होंगी, नया शिल्प विधान होगा, नई संरचना होगी और नया कौशल होगा, और शब्द मैत्री होगी, अनुप्रास होगा। शब्द मैत्री जैसे न बुझे है किसी जल से ये जलन, जल और जलन कभी किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। और देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे अवचेतन में हमारे पहले कवियों की सारी चीज़ें समा जाती हैं। जल और जलन का मैंने भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये नहीं मुझे ध्यान कि मैंने नीरज जी के प्रभाव से किया, लेकिन रहा होगा, क्योंकि जो शब्द आपके अंदर चले जाते हैं। जैसे मेरी एक छोटी सी कविता है कि तुम भी जल थे हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे, न तुम खल थे न हम खल थे, इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे, तुम जल से भाप हो गए और तुम से आप हो गए। मैं आज कह सकता हूं कि जल और जलन का जो सान्निध्य है, जो वर्ण मैत्री है, शब्दों में अर्थ कहां से आता है? व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यस्य व्यवहारितश्च सान्निध्यतः सिद्ध पदस्थ धीरा वाक्यस्य शेषात् द्वितेर वदन्ति। शब्दों के सान्निध्य से और व्यक्ति के सान्निध्य से, किससे आप मिले, कौन तुम्हारा व्याकरण से नहीं आता है, वो आता है अलग तरह से।
लेकिन जो सानिध्य से और सिद्ध पदों से, सिद्ध लोगों के पदों से, तो नीरज जी ने अकेले ही नहीं अपना स्थान बनाया, बल्कि ऐसे बहुत सारे गीतकारों को प्रेरणा दी जो शब्द मैत्री करना सीखें। इरशाद कामिल आजकल कर रहे हैं, इरशाद कामिल बहुत अच्छा लिख रहे, बहुत अच्छे गीत लिख रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये नीरज ने कारवां नहीं लिखा, नीरज ने पूरा गीतों का कारवां हमारे सामने खड़ा कर दिया। इतने एक के बाद एक अच्छे अच्छे गीत आते गए आते गए आते गए, और फिर हर तरह के गीत लिखे, ऐसे जैसे बोलचाल वाले, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। तो एक जो कथन में जीवन का दार्शनिक बोध है वो आ जाता है। तो एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कहीं तो बड़ी ही सेंसुअस बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें प्रेम की, आत्मीयता का घनत्व तो इतना ज्यादा है कि आप फूलों और दूसरे उपमानों की बजाय दैहिक चेतना में सीधे चले जाएंगे और अगले ही क्षण वो आध्यात्मिक हो जाएंगे, और आध्यात्मिक दर्शन उनकी अगली पंक्तियों में दिखाई देगा। तो यह देह से नेह तक होते हुए और विदेह हो जाना और आध्यात्म के लोक में पहुंच जाना, ये नीरज जी के बाएं हाथ का खेल था, ऐसा कौशल उनके अंदर था। तो आप सिर्फ गीतों के ही नहीं, वैसे भी उनके और रंग देखिए। देखिए एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे पिता के वो अभिन्न मित्र रहे, मेरे पिता उनका बड़ा आदर करते थे। मेरे पिता ने एक कविता लिखी थी ईश्वर, और उसमें उन्होंने कहा था कि ईश्वर एक परीक्षक है, एक एग्जामिनर है, और वो आपकी परीक्षा लेता है, और हम सब परीक्षार्थी हैं। तो हम बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, पहला घंटा बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा, घंटा बज जाता है, कॉपी छिन जाती है। इस तरह का रूपक मेरे पिता ने बनाया था। तो यही उन्होंने मेरा नाम जो करके उसमें लिया, पहला घंटा बचपन, दूसरा जवानी। ये खेल है 3 घंटे का, सर्कस खेल है 3 घंटे का बाबू। तो जब ये हो गया तो लोगों ने उनसे कहा, देखिए जो कवियों की अंतरंग चीज़ होती है, तो उन्होंने कहा नीरज जी मार दिया प्रगल्भ जी का, ये तो प्रगल्भ जी कह चुके हैं, मेरे पिता का नाम प्रगल्भ जी। अच्छा, प्रगल्भ जी ने, मेरे पिता ने कभी उनसे शिकायत ही नहीं की। तो बोले भाई ये बताओ कि मैंने तुम्हारा आइडिया लिया कि पहला घंटा बचपन, दूसरा घंटा, यथावत शब्द हैं भाई, पहला घंटा बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा, मौत का चपरासी काल का बजाता है, क्या पिछन जाती है। तो बोले नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बोले लेकिन एक बात है, मैंने तुम्हें अमर कर दिया तुम्हारी चीज ला के। तो ऐसा प्रेम होता था, दिया है बाती लेकिन उसमें कोई जलन नहीं है, एक बुझी हुई और एक जली हुई नहीं है, दोनों दीप जलें, वो कवि का धर्म होता है। और वो परस्पर उस जमाने के कवि निभाते थे, जब भी करीब आते थे तो दूसरों के लिए राहें खोल देते थे। बहुत बढ़िया सर। सवाल तो ख़त्म ही हो गए हैं, अब तो बस आप लोगों से ही सुना जाए। निरुपमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हिंदी सिनेमा में उनकी लेखनी को जितना प्यार मिला है वो बहुत कम गीतकारों को मिला है। उनकी लोकप्रिय, सर ने अपने हिसाब से बताया, पर मैं आपसे वही जानना चाहूँगी कि वो सफलता का, वो लोकप्रियता का और आत्मीयता का रहस्य क्या था आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से जो पहले शायर या कवि रहा हो, उसकी जो डेप्थ है वो कुछ और ही निकल के आती है लिरिक्स में। हालांकि नीरज साहब ने खुद ये बताया कि बहुत फ़र्क है दोनों चीज़ों में, पोइट्री में और जो लिरिक्स लिखते हैं, खुद उन्होंने ये खुलासा किया और शैलेंद्र जी भी मानते थे, क्योंकि लिरिक्स का कुछ मकसद और ही है। एक इंटरव्यू में नीरज जी ने कहा कि कविता जब हम कहते हैं तो हम खुद पढ़ता है कवि, लिरिक्स जो है वो हीरो या हीरोइन आप तक पहुंचाती है और स्टोरी को आगे ले जाने का माध्यम होता है गीत। आप तो जानते हैं हमारी जो फिल्में सारी म्यूज़िकल है, हॉलीवुड में इसे म्यूज़िकल कहा जाता है, हमारी सारी फिल्में म्यूज़िकल है। अब प्रेम पुजारी को ही ले लीजिए, हर गाना आपको बताता है कि वो हीरो हीरोइन कभी मिले हैं कभी बिछड़े हैं। पहला गीत जो दोनों गाते हैं प्रेम गीत है, शोखियों में घोला जाए, इतना प्यारा गाना है, आप सब जानते हैं। वो दोनों जब यंग हैं, दे आर इन लव, वो हो गया। फिर बिछड़ गए तो हीरो ने गाया बादल बिजली चंदन पानी, फिर वो हीरोइन फिर मिलती है तो देखती है, उसको लगता है मेरे से धोखा कर रहा है, तो उसने गाया रंगीला रे। वहीं देश प्रेम का भी भाव आ जाता है, क्योंकि वो जो है शख्स वो आर्मी छोड़ के भागा होता है और फिर कैसे वापस वो आ जाता है, और अपने उसका जो टाइटल गीत है आप लोगों को याद होगा, प्रेम पुजारी।
अब प्रेम पुजारी का जो बिगनिंग क्रेडिट्स है ना, उसी में आपको समझ आ जाता है कि इस फिल्म की फ़िलॉसफी क्या है। और देव साहब, बर्मन साहब और नीरज जी तीनों मिलके ये एक, मैं बार बार इसको कहती हूँ, टीम वर्क के साथ साथ एक सोच आपकी कॉमन होनी चाहिए, एक वेवलेंथ की बात होती है। तो ये जो गाना है ना, ये हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह बताता है। हम कभी एग्रेसिव नहीं हुए हैं, हमने किसी देश के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया, हम ऑक्यूपेशनिस्ट नहीं हैं। हम हमेशा प्रेम का और पीस का रास्ता ढूंढा है हमने। तो उसके लिरिक्स अगर आप सुनेंगे, इतना प्यारा खुद गाया था बर्मन दा ने उसको, कहाँ है हिमालय ऐसा, कहाँ ऐसा पानी, यही है वो धरती जिसकी दुनिया दीवानी, सुंदरी ना कोई ऐसी जैसे धरती हमारी, प्रेम के पुजारी हमें रस के भिखारी। कितना सुंदर उन्होंने कहा है ये, मतलब ये भाव कितना प्यारा भाव है कि हमेशा हमने नॉन वायलेंस, पीस, जो गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया, उससे हम कभी नहीं हिले हैं। हमने कभी किसी को अटैक नहीं किया, हमने हमेशा अपने आप को डिफेंड किया है। और ये भावना लाना, इसके लिए डेप्थ चाहिए आपको, थिंकिंग चाहिए। हर कोई ये नहीं लिख सकता सरल शब्दों में। वो भी नीरज जी ने कहा है कि कविता जटिल होके क्या फ़ायदा, फिल्म तो मास मीडियम है ना, आपको सिर्फ इंटेलिजेंट या एजुकेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंचना है, आपको जो कम एजुकेटेड, कम शिक्षित हैं, उन तक भी पहुंचना है। और लिटरेचर अलग है, हर कोई तो लिटरेचर पढ़ नहीं पाता, हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, या उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि कविता की किताब खरीद सके। तो फिल्म एक माध्यम, मास मीडियम है कि जन जन तक आप वो संदेश या अपनी बात पहुंचा सकते हो। तो उसी में अगर आप अच्छी क्वालिटी और सोच के कुछ अच्छा लिखें, जैसे अशोक जी बता रहे थे, दर्शन की बात हो रही थी, फिलॉसफी की बात, ए भाई ज़रा देख के चलो, अगर आप देखें वो इतना डीपली फिलोसॉफिकल है। मैं थोड़ा सा उसका, अगर आप चाहें तो गा के सुनाती हूँ। हमारा एक सेशन हुआ था सर अतुल तिवारी जी के साथ पिछले जश्न अदब में, तो उन्होंने भी गाया और बता रहे थे कि इसमें हर तरह की बात है कि राज कपूर, जी जी जी, एक तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब एक ये भी बात है कि यूनिवर्सल गीत जो होता है ना, कि राज कपूर साहब का वो इमेज भी था कि वो एक यूनिवर्सल जो ट्रैम्प, जो उन्होंने चार्ली चैपलिन का एक किरदार खुद निभा लिया था, अपने व्यक्तित्व में ले आए थे उसको, कि मैं पूरी दुनिया को बिलोंग करता हूँ। तो ये सब उस गीत में आपको इतना कुछ मिलेगा। और उसके अलावा मतलब दुनिया को सर्कस की उपमा देना, तो ये है, ए भाई ज़रा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कूचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। मतलब आप बड़े हो छोटे हो, दुनिया में आपको निभाना ही पड़ेगा, अपना काम करना ही पड़ेगा। कितनी अच्छी प्यारी बात उन्होंने इतनी सरलता से कही है। आगे सुनिए, वो इंसान की जो ह्यूमन टेंडेंसीज होती है ना, और ह्यूमन नेचर कितना ख़राब होता है, इस पर उन्होंने क्या कहा है, और जानवर से तुलना की है। बहुत प्यारी तुलना है, इसे सुनिए। और रिंग मास्टर के कोड़े पे कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये एक फिल्म वालों के ऊपर भी उन्होंने खुद टिप्पणी की है, क्योंकि राज कपूर का जो किरदार है वो क्लाउन ही नहीं है, वो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी कह रहा है कि मुझे हीरो से जोकर बनना पड़ता है। कितनी सारी बातें आप सोचिए एक ही गीत में निकल के आ रही हैं। इंसान के कैरेक्टर पे भी है आगे, क्या ये करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज़्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिससे गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है, ए भाई। तो देखिए कितनी सारी बातें जो सर बता रहे थे दर्शन वाली,
हर चीज़ इस एक गीत में आपको पूरा संसार का सब कुछ दृश्य मिल जाता है। आदमी कैसा है, बेचारा जानवर कैसा है, सर्कस क्या है, सर्कस दुनिया है। जैसा शेक्सपियर ने कहा ना, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड वी आर ऑल बट एक्टर्स प्लेइंग आवर पार्ट्स। वो बात सब उन्होंने, शेक्सपियर भी ले आए और पूरा दुनिया भी ले आए, और पूरा जितना हमारे ग्रंथ कह सकते हैं, एपिक्स कह सकते हैं, धार्मिक किताबें, हर चीज़ों का निचोड़ ले आए वो इस गीत में कि आपको अपना धर्म निभाना है, यहाँ आना है, अपना काम करना है, और संसार से तभी जाएंगे जब आप अपना काम करके जाएंगे, चाहे बड़े हो छोटे हो, सबको धर्म निभाना है। निरुपमा जी बिल्कुल सही बात है। सर, आप इस पे कुछ वही जोड़ना कहा था चाहेंगे? कि अभिव्यक्ति जो है उनकी जितनी खूबसूरत थी उतनी बहुत कम। सर एक सवाल, चूंकि आप बहुत बड़े कवि हैं, साहित्यकार हैं, लोकप्रिय कविता बनाम साहित्यिक कविता काव्य, उसके बारे में सर। देखिए, ये तो सही बात है कि हम अपने प्रभावी वर्ग को, अपने श्रोताओं को, दर्शकों को, सुनने वालों को, चाहने वालों को, उनके मन को, उनकी क्षमताओं को, उनकी समझदारी को और उनकी नासमझदारी को, इन सबको समझकर ही लेखनी चलाते हैं। नीरज जी अगर सिनेमा के लिए लिख रहे हैं तो वो सिनेमा के दर्शकों को ध्यान में रख के लिखेंगे। नीरज जी अगर कवि सम्मेलन के लिए लिख रहे हैं तो वो अलग होगा, और नीरज जी अगर सिर्फ छपने के लिए लिख रहे हैं तो वो साहित्यकारों के लिए होगा। तो नीरज जी पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाने लगे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि उनको फिल्मी गीत मानकर अभी साहित्य के हलकों से अलहदा करके रखा था। हम इस नए युग का अभिनंदन करें कि नीरज जी भी अब पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाने लगे हैं, क्योंकि हमने लोकप्रिय साहित्य का भी तत्व देखा है, उसकी शक्ति देखी है। उसमें सहजता और सरलता का गुण पाना दुर्लभ गुण है। कठिन लिखना आसान है, आसान लिखना बहुत ही कठिन है। ये मैं एक कवि सम्मेलनी कवि होने के नाते जानता हूँ कि वो बात जो आपके मर्म में बैठ जाए, जो आपके अंदर तक चली जाए, जो जिसे आप गुनगुनाएं तो दिशाएं भी गुनगुनाएं, जिसे आप गुनगुनाएं तो ये माहौल खुशनुमा बनाएं, ऐसा करने की क्षमता उनके अंदर थी। और जैसा शुरू में निरुपमा जी कह रही थी कि बहुत कम वक्त मिला उनको सिनेमा के लिए, सिर्फ 10 साल, 70 के करीब से, नई उम्र की नई फसल से लेके शर्मीली तक, ये इस दौरान उन्होंने 200 से ज़्यादा गाने लिखे और सबके सब हिट हो जाते थे। उनके बारे में क्या किंवदंती बन गई थी कि जिस फिल्म के लिए वो गाने लिखते हैं वो गाने तो चल जाते हैं लेकिन फिल्म पिट जाती है। तो ऐसा दाग धब्बा लग गया कि फिर बाद में अंतिम दिनों में संगीत निर्देशक भी कतराने लगे कि भाई ये हमारे गाना तो इनसे लिखवा लोगे लेकिन फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन जब वो अपने इस आरोप के कारण मुंबई छोड़ के अलीगढ़ वापस आ गए तब शर्मीली चल गई। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मीली, तो वो गीत चल गए और उसके साथ और भी बहुत सारे गीत उनके लोकप्रिय उनके आने के बाद हुए। फिर फिल्मी दुनिया ने उन्हें लाख बुलाया लेकिन नीरज ने दोबारा वहां पांव नहीं धरा, गए नहीं। और ऐसा साहित्यकारों के साथ होता है कि रूठ गए तो छूट गए, फिर ना मिलेंगे आपको, फिर नहीं मिलेंगे। फिर वो फिर से कवि सम्मेलन की दुनिया में आ गए और कवि सम्मेलन की दुनिया ने उनको सर माथे चढ़ाया, उनका आदर किया, मान किया। अंतिम दिनों में 41वें श्री राम कवि सम्मेलन में जब वो आए थे तब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप जा नहीं सकते। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, मैं कवि सम्मेलन में जाऊंगा, मैं जाऊंगा डॉक्टर साहब, तो स्वस्थ हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा अच्छा सिर्फ 10 मिनट की आज्ञा दूंगा मैं आपको, सिर्फ 10 मिनट। वो व्हील चेयर पर आए, मैं संचालन कर रहा था निरुपमा जी, और उस 10 मिनट में जब मैंने ये बताया कि डॉक्टर ने 10 मिनट का सिर्फ वक्त दिया इनको काव्य पाठ के लिए, सारी जनता खड़ी हो गई, स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और मैं क्या बताऊं आपको, मुझे याद नहीं कि जश्न अदब का 17 का तो नहीं अंतिम माना जा सकता, वो तो 19 में गए। तो खड़े हो गए, खड़े होके लोगों के आंखों से आंसू झरझर बरसने लगे। वो दृश्य मैंने देखा। और नीरज जी उसी व्हील चेयर पर बैठे बैठे मंच पर लाए गए। मैंने थोड़ी देर तो माइक उनके सामने रखा, फिर स्टैंड पे लगा दिया गया, लगवाया उन्होंने, क्योंकि सहज नहीं था उनके लिए कि मैं माइक लूँ उनके आगे रखूँ और वो सुनाएं। माइक लगाया गया, 10 मिनट की बात थी, 20 मिनट उन्होंने काव्य पाठ किया। और उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि मैं तो बार बार मोबाइल देख रहा हूँ। उन्होंने कभी कोई कागज नहीं उठाया, उनको अपनी कविताएं याद रहती थी, कंठस्थ रहती थी।
और वो अद्भुत तरीके से जहां उन्होंने सुर लगाया, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अब के सावन में मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई, अब के सावन में। तो उनके गाने का अंदाज भी अलग था। 3-4 लोग मेरे बेसुरे गायन को पसंद कर पाए, तालियां बजाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीरज जी जैसा कभी गा ही नहीं सकता, वो इतने सुर में गाते थे। आप भी थे? नहीं, दरअसल उनकी शैली क्या थी, अगर आप कहोगे तो मैं भी उनका एक गीत आपको सुनाता हूँ उनकी शैली में, सुनिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की, स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए। जो भी कुछ लौटा रहे हो तुम यहाँ, वो ही बस तुम्हारे साथ जाएगा, जो छुपा के रखा है तिजोरी में, वो तो धन न कोई काम आएगा। सोने का ये रंग छूट जाना है, हर किसी का संग छूट जाना है, आखिरी सफर के इंतजाम के लिए जेब भी कफन में एक लगानी चाहिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। तो जो भी हम कुछ लुटा रहे हैं यहाँ, वो तो आपके साथ जाएगा या नहीं जाएगा ये आपको सोचना होगा। लेकिन नीरज जी ने अपने जीवन में इतना लुटाया है, अब उनके अंतरंग प्रसंग आप न जानेंगे तो नीरज को न जान पाएंगे। उनके बारे में ये था कि साहब उनकी बहुत महिला मित्र हैं, तो कोई ताल ठोक के आ जाए तो उनसे अधिक बता दे, नहीं मिलेगा कोई आपको। कभी समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी सर्वाधिक महिला मित्र थीं। कोई महिला कितनी छूट लेती है उनके साथ, कोई कितना लेती है, लेकिन आत्मीयता का नाता था। ऐसा नाता कि वो उनको डांटती थी और उनकी डांट सहते थे। बहुत बीड़ी पी लिया आपने, बीड़ी नहीं पियेंगे, रखिए बंडल दीजिए मुझे, बंडल छीन लिया साहब और उन्होंने छिन जाने दिया। ठीक है, फिर ये कि सुनो एक ढक्कन चाहिए, नहीं नहीं आपको पीने को नहीं मिलेगी, अब बहुत पी चुके आप जिंदगी में, जरा सी। अब उनका उस समय का चेहरा देखिए कि एक याचक कैसा होता है, जरा सी एक ढक्कन चाहिए। तो ये भी बात सही है कि अंतिम दिनों में अंत की तरफ तो वो ढक्कन पे ही आ गए थे, बाकी बोतल बाकी लोग पीते थे उनके नाम पे। आयोजक से कहते थे नीरज जी आए, नीरज जी आए का मतलब भाई इंतजाम करिए। अच्छा, नीरज जी को भी चाहिए एक सुकून, भाई हमारा इंतजाम किया है कि नहीं किया है, बोले साहब किया है, और लोग छिपा के रख देते थे। तो जब लोगों को, अन्य कवियों को पता लग जाता था कि नीरज जी का इंतजाम है, तो निश्चिंत हो जाते थे कि नीरज जी तो एक ढक्कन पिएंगे और बाकी हमारे अंदर जाएगी। तो वारुणी दारुणी नहीं थी उनके लिए, मतलब ऐसा नहीं था कि उसके कारण वो अपना भूल जाते हों या लड़खड़ाते हों या अभद्र या भद्र अतिरिक्त आचरण करते हों। वो स्वयं मनुष्य बने रहते थे और मनुष्यता के ही वो पैरोकार थे। वो युद्ध के विरोधी थे, वो शांति के प्रवक्ता थे, वो जोड़ना जानते थे, तोड़ना नहीं जानते थे। और मैं मानता हूँ कि उनकी जितनी भी सखियाँ थीं, उनसे उनका सखा भाव था। मैंने कभी उनको ज़रा सा भी अलग तरह का दुराचरण करते हुए, जिसको लोग मानते हैं, और जो जिसे आप दुराचरण मानते हो वो दुराचरण होता ही नहीं था, वो प्रेम होता था। उन्होंने प्रेम के अलावा कुछ नहीं किया। प्रेम के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी। तो रस के भिखारी थे, प्रेम के पुजारी थे, और अनन्य और महान कवि जिनको कह सकते हैं कि कविता में वो गीतों के ऋषि थे, गीतों के राजकुमार थे, और प्यार लौटाने वाले
एक महादानी थे। हम उसके लिए जोरदार एक बार तालियां बजाएं। एक तरह का मिजाज रखने वाले और भारतीय फिल्म जगत को शब्दों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से मन की बात करने वाले दो ही कवि हुए हैं, एक शैलेंद्र और एक नीरज। इन दोनों की कोई इनका मुकाबला बिल्कुल करने नहीं वाला है। कवि, सर, कोई गीतकार आपको बिल्कुल दिखाई नहीं बिल्कुल देगा। आपकी बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखते हुए मैं इसी चीज़ को कहना चाहूँगी कि 30 सितंबर 23 में शैलेंद्र जी 100 साल के होते हैं। 24/12 पिछले साल 24 को मोहम्मद रफ़ी साहब 100 साल के होते हैं और 4 जनवरी 25 को नीरज जी 100 साल के होते हैं। तो ये सिर्फ लोग नहीं थे या इनकी कोई एक विधा नहीं थी कि गायक थे, लेखक थे या गीतकार थे, जो भी थे, ये लोग अद्भुत थे। और मेरा मानना है कि हम सब का जो यहाँ पे बैठे हुए सबका मानना है कि वो लोग वही थे। और हमारा आचरण, हम जो हमारे संस्कार, मैं तो कहूँगी बहुत कुछ इन लोगों ने जो कार्य कर दिया, इनका व्यक्तित्व कृतित्व से आप और हम जो इतना जो मानस हम लोग मजमा जो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं पे इन्हीं लोगों की लॉ है और उसी की लॉ में प्रकाश हमें मिल रहा है। सर कहूँगी हमें तो कुछ एक्स्ट्रा प्रकाश मिल रहा है आज। शायद सत्र का समापन होने हाँ, मैं सर वही उसी चीज़ पे आ रही हूँ। हमने एक छोटी सी बात करेंगे शर्मीली फिल्म, क्योंकि मेरा मानना है कि जितना तेरे मेरे सपने हैं और अपन दूसरी फिल्म की बात करते कन्यादान, शर्मीली एक फिल्म थी जहाँ पे हम रंगीला रे की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि विरह की वेदना का घनीभूत क्रंदन। सर अगर कहीं पे लगता है कि वो जो नायिका जो है विरनी नायिका का जो स्वरूप है वो घनीभूत क्रंदन जहाँ पे रंगीला रे में आ रहा है, वो उपालम दे रही है, वो उलाना दे रही है, वो खुद परेशान हो रही है, तो मेरा मानना है। लेकिन जो कहते हैं ना छुप के आंसू बहाना, जो मौन क्रंदन जिसे कहेंगे, वो आता है मेघा चाहे आधी रात बैरन बर्गी। मेरा मानना है कि हिंदी साहित्य में अगर कोई इतना खूबसूरत लिख सकता है, मतलब उसको तो साहित्य, मैं सर साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ और हूँ, हमेशा विद्यार्थी होता है, आप लोगों से सीखते हैं सर। और मुझे लगता है कि मेघा छाए आधी रात वो जो गाना है वो ये लता जी के सबसे प्यारे गानों में माना जाता है और बिल्कुल माना जाता है। और एस.डी. बर्मन और इनका मेरा मानना है कि मजरू साहब के बाद में अगर एस.डी. बर्मन के साथ में अपना बहुत अच्छा कुछ हम पैरा शुरू कर देते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं, जैसा आपने बताया ना कि जो नारी की पीड़ा है, उसके मन की बात है, वो बहुत कम शायर इस तरह, मतलब उसमें अगेन डेप्थ में सर प्यारे जो लिरिक्स हैं उन्होंने जो लिखे। मैं एक स्टैंजा इसका सुना देती हूँ। सबके आंगन दिया जले रे मोरे आंगन जिया, हवा लागे शूल जैसे ताना मारे चुनरिया, आई है आंसू की बारात बैरन बन गई निंदिया, बता दे मैं क्या करूं मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया। सर और ऐसे कैसे अगर जब नायक गाता है वो भी वही है, शशि कपूर जब गाते हैं खिलते हैं गुलियाँ, हाँ नहीं खिलते हैं गुलियाँ नहीं, जो जब वो दुखी होते, नायिका कोई दुखी हम क्यों बताएं, नायक भी दुखी होता है। किशोरदा की आवाज में कैसे कहें हम, प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। एक और फिल्म का मैं इसलिए फिर जिक्र कर रही हूँ, तेरे मेरे सपने, क्योंकि नीरज जी की एक महान कवि वो भी होता है जो दूसरे को श्रेय दे। वो हमेशा एस.डी. बर्मन दा को श्रेय देते थे कि इनकी मानता है, ये म्यूज़िक डायरेक्टर इतने फर्स्ट क्लास हैं कि मैं उनको मैच कर रहा हूँ। तो एस.डी. बर्मन जी उनको चैलेंज देते थे। अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर वो भी होता है ना कि आपको बोले चल मुझे ये इस ट्यून पे बढ़िया गाना लिखो, तो उन्होंने उनको बताया सिचुएशन फिल्म में ऐसी है, आगे होने वाला है, हमें अभी पता नहीं, मगर ये जो यंग कपल है, डॉक्टर है यंग आइडियलिस्टिक,
उसकी वाइफ है, अभी तो दोनों प्रेम करते हैं एक दूसरे से, फिर वो डॉक्टर कहीं और निकल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, वो पैसे के पीछे भागने लगता है। तो उन्होंने कहा ऐसा एक गीत मुमताज के लिखो। बाद में हाँ, हेमा मालिनी मिल जाती है। हाँ, तो नहीं, सर और- इतना तो बनता है। नहीं तो वो पैसे के पीछे इतना भागने लगता है कि वो अपनी वाइफ को पूरा निगलेक्ट करता है, और फिर बेचारी की मिसकैरेज भी हो जाती है। तो इस गीत को, इस सिचुएशन को, उन्होंने उनको कहा, SD बर्मन ने, मुझे एक गाना दो कि एक दंपति सोच रहा है कि मेरे आगे कोई आने वाला है जो छोटा होता है ना, तो मुझे एक गाना लिख के दो। तो उन्होंने जो लिखा, बर्मनदा इतना खुश हुए, बोला, तो नीरज जी कहते हैं मेरे लिए वो सबसे बड़ा प्राइज़ था कि SD बर्मन ने कहा तुमने क्या लिखा है यार, मतलब जो सुनेगा उसको आंसू ही निकलेंगे। वो गाना था जीवन की बगिया महकेगी, बहुत प्यारा था। हाँ, उसका बगिया एक स्टैंजा में, वो मेरा होगा, वो सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा, वो मेरा होगा, वो सपना तेरा होगा, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी, बहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी, जीवन की बगिया। इसमें भी सर वो एलिट्रेशन कितना बढ़िया है ना, बहुत अच्छा, वाह झूलेंगी, वाह। फूलेंगी। जीवन की बगिया जो है ना, काफ़ी फली फूली। और एक ज़रा सी बात बताता हूँ आपको कि कवि सम्मेलन में उनसे कहा जाता था, एक कव्वाली उन्होंने लिखी थी ना, छुपे रुस्तम नजर रखते हैं, जमी तो हैं, तेरी हम तेरी तलाश में जाने जहाँ जान, यहाँ भटके वहाँ भटके, पता नहीं कहाँ कहाँ भटके। लेकिन उन्होंने इतनी लंबी श्रृंखला बना दी, कहाँ कहाँ भटके, और फिर उस कव्वाली में इतने सारे शब्द और इतनी सारी गति, तो वो भी एक अंदाज नीरज जी का रहा। और एक और बात बताऊं आपको कि प्रारंभ से ही उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगा, और मृत्यु को उन्होंने अंगीकार किया कविता में कि वो तो सहचरी है, वो तो है ही, और विदा का क्षण तो आना है। तो विदाई वाले भाव को उन्होंने अनेक गीतों में स्थान दिया है। मैं अंत में वो उनका विदाई वाला एक अंश जो कविता का है, जो आपने किसी ने सुना भी नहीं होगा, और वो पढ़ंत के उसमें है, गायकी में नहीं है, गाते भी नहीं थे उसको, वो जैसे पढ़ते थे वैसे मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। विदाई का क्षण है, रह गए धरे के धरे ताख में ज्ञान ग्रंथ, छुट गई बंधी की बंधी रत्न वाली गठरी, लुट गई सजी की सजी रूप की हाट, और देखती खड़ी की खड़ी रही सगरी नगरी। कुछ ऐसी लूट मची जीवन चौराहे पर, खुद को ही खुद लूटने लगा हर सौदागर। अब देखिए, इस पूरे कविता में अर्थशास्त्र है, सौदागरी है, बाजार है, और मौत किस तरह से वहां स्थापित है। अब फिर से सुनाता हूं, आप बाजार देखिए। रह गए धरे के धरे ताख में ज्ञान ग्रंथ, छुट गई बंधी की बंधी रत्न वाली गठरी, लुट गई सजी की सजी रूप की हाट, और देखती खड़ी की खड़ी रही सगरी नगरी। कुछ ऐसी लूट मची जीवन चौराहे पर, खुद को ही खुद लूटने लगा हर सौदागर, और जब तक कोई आए हमको समझाने, तब तक भुगताने ब्याज महाजन आ पहुंचा। जब तक कुछ अपनी कहूँ सुनूं जग के मन की, तब तक ले डोली हाय विदा क्षण आ पहुंचा, तब तक ले डोली हाय विदा क्षण आ पहुंचा। तो जीवन की पूरी गतिमयता अब विदा के क्षण तक पहुंच गई है। अब हम विदाई लेंगे और दूसरे प्रकोष्ठ में प्रस्थान करेंगे। और आप में से कोई अगर सवाल पूछना चाहे। नीरज जी के टॉप 3 गीत किसको रखना चाहेंगे? नहीं, आप बता दीजिए। नहीं, गीत तो उन्होंने 200 लिखे हैं। एक तो मुझे सहज भाव में
जो है कि भाई ज़रा देख के चलो, उसमें गायकी का बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरा गीत हम कहेंगे जो मेघा छाए आधी रात, जिसमें शास्त्रीय संगीत का पुट है। और तीसरा अभी जो मैं कह रहा था, हम तेरे इस तलाश में जाने जहाँ, कहाँ कहाँ भटके, यूँ तो कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, उनका ऐसा अमर गीत है। कवि सम्मेलनों में वह उस गीत को सुनाए बिना जा नहीं सकते थे, तो वो कवि सम्मेलनों में भी था, फिल्मों में भी था, और गीत बिना का माला पर भी था, और सर्वाधिक सुना जाने वाला गीत था कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। और भोगा हुआ यथार्थ भी था, क्योंकि उन्होंने बहुत गरीबी का जीवन जिया था। वो टाइपिस्ट थे मामूली से, और गीत लिखते थे। उनको बहुत क्रोधित होते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। वो सिर्फ प्रेम की भाषा जानते थे, और जहाँ युद्ध होने लगता था वहाँ से वो खिसक लेते थे, और उनके जाने के बाद युद्ध शांत हो जाता था। उन्होंने तीसरे युद्ध पर कविता लिखी थी, अब तीसरा युद्ध नहीं होगा। अभी बानक बन रहे हैं, लेकिन नीरज जी अगर घोषणा कर गए हैं तो यकीन मानिए तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। एक फिल्म के गीत हम लोगों ने नहीं जिक्र किया, वो गैम्बलर थी। उसमें एक तो नज्म है, दिल आज शायर है, गम आज नगमा, आप सब जानते हैं, बहुत ही प्यारी नज्म है। और दूसरा जो गीत है, फिर उसकी सरलता देखिए, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। और इतना प्यारा गाना है वो। कांच है कच्चा लेकिन इससे हो सच्चा श्रृंगार, सोना नहीं चांदी नहीं हीरा नहीं मोती नहीं, कीमत इसकी प्यार, फूलों सी नाजुक है देखो टूटे ना। इतनी प्यारी बात। और मतलब प्रेम की जो परिभाषा उन्होंने लिखी, वो और बहुत ही कम शायर और लिरिसिस्ट लिख पाए हैं, मैं मानती हूँ। और कोई सवाल? जी हाँ हाँ, इसका होना चाहिए। आप में से कोई और सवाल करना चाहे? जी बिल्कुल, मेरा नाम नबुल बख्श है। अगर सवाल नहीं है तो और सर मेरे पास एक सवाल है। सर प्रणाम। सर, ये नई पीढ़ी को साहित्य उत्सव किस तरह से सिखाया जाए, जिनको कि हिंदी ना बोलना आता है और ना समझना आता है? देखिए, साहित्य उत्सव को समझाया नहीं जाता। कोई भी उत्सव है, अगर मैं कहता कि साहित्य कैसे समझाया जाए तो उसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन उत्सव कैसे समझाया जाए? उत्सव कहाँ से आता है? वो मन की थिरकन से आता है, वो पाँव के थिरकने से आता है, वो बाहों की फैलने से आता है, वो अंगड़ाई लेने से आता है, वो सूरज की धूप से आता है, वो चांदनी के चमकने से आता है, वो तारों की झिलमिल से आता है। और ये सब का सब आपके अंदर जब हो रहा होता है तब साहित्योत्सव होता है। तो जिसके अंदर ऐसा होने लगेगा वो आने लगेगा, और जिसके अंदर ऐसा नहीं होगा वो अपना कनॉट प्लेस में बैठ के चाट खाएगा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर मैम आपका। और जाहिर है कि नीरज जी पर जो कुछ हम जानना चाहते थे वो सब हम जान पाए। और ये जाहिर है कि जब डिस्कशन होते हैं, डिबेट्स, बातचीत होती है, तो एक नई डिबेट का रास्ता खुलता है, हम नई तरह से सोचना शुरू करते हैं। तो मैं ऑनरेबल जस्टिस गिरीश कटपालिया साहब से इल्तिजा करता हूँ, सर प्लीज़ हमारी ख्वाहिश है कि आप तशरीफ़ लाएं, और हम ये चाहते हैं कि खोया की तरफ से हमने कुछ पाया है। खोया एक बड़ा ब्रांड है मिठाई का, और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के बाहर इनके आउटलेट हैं। और ये अभी ऑर्गेनिक की बात चल रही थी, बड़ी ऑर्गेनिक मिठाई होती है खोया की। और बिल्कुल नो प्रिजर्वेटिव खोया के ताल्लुक से हम ये कहते हैं। जश्न अदब को भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जाएं। और हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल ऑर्गेनिक रीच हमको हासिल हो जाए।